सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में, और इसका पीडीएफ जो है टीआरसी बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा चुका है। चलिए बताइएगा कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। ऑप्शन है सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, अलवर्दी खान या सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। मुर्शीद कुली खान। मुगल सम्राट फारुखसियर के द्वारा 1717 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार बनाया गया, और मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद उसका दामाद जो है सुजाउद्दीन बना, और जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट रंगीला द्वारा मान्यता भी दे दी गई थी। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर या सूबेदार मुर्शीद कुली खां था, और यही वो मुर्शीद कुली खां है जिसने अपनी राजधानी को ढाका से हटाकर मकसूदाबाद ले गया और उसका नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। हालांकि अगर बंगाल की राजधानियों को उस समय देखा जाए तो सबसे पहली राजधानी ढाका थी, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद, और तब मीर कासिम ले गया बक्सर के युद्ध से पहले मुंगेर। तो उसका ट्रिक है ढा मू मू, ढाका, मुर्शिदाबाद, तब मुंगेर। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां, और इसने राजधानी को ढाका से कहां ले गया, मुर्शिदाबाद। ठीक है, यही वो मुर्शीद कुली खां है जिसने भूमि बंदोबस्त में इजारदारी प्रथा को आरंभ की, और यही वो इजारदारी प्रथा जो थी आगे चलकर लॉर्ड कॉर्नवालिस लगाता है अस्थाई बंदोबस्त वाला 1793 में। इसके बाद होता है अलवर्दी खां 1740 से 1756, और इसी ने अलवर्दी खां ने ही यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है कि अगर न छेड़ा जाए तो शहद देगी और छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। उसके अलावा इसने यह भी कहा है अलवर्दी खां ने कि मैं चाहूं तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन ऐसा करने से समुद्र में आग लग जाएगी। उसके कहने का अर्थ यह था कि विदेशी व्यापार बिल्कुल चौपट हो जाएगी। ठीक है, अब जो है अलवर्दी खां के जब मृत्यु हो जाता है तो उसका जो है मतलब पोता सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, बेटी का बेटा दौहित्र कहा जाता है, और ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय में होती है 20 जून 1756 को, और इस ब्लैक होल घटना का रचनाकार कौन था, जेड हालवे। और कहा कि 20 जून 1756 को 18 फीट लंबे और 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज अधिकारियों को वो कैद कर लिया था, और इसमें मात्र 23 व्यक्ति ही बच पाए। हालांकि यह घटना जानबूझकर रचित की गई थी जेड हालवे के द्वारा ताकि लड़ाई को अंजाम दिया जा सके। ठीक है, अच्छा, जबकि उसी समय का मुगल इतिहासकार था गुलाम हुसैन, उसने अपनी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सियार उल मुतखरैन, जिसमें इस घटना का कोई उल्लेख नहीं है। तो जब भी ये प्रश्न पूछे कि जेड हालवेल की घटना कब घटी, 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के काल में, और इस ये ब्लैक होल की घटना का रचनाकार जो था वो जेड हालवेल था, इसी की तरफ फैलाया गया था। उसके बाद प्रश्न आता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, लॉर्ड क्लाइव को, क्योंकि 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध जब होती है भगीरथी नदी के तट पर, उसमें सिराजुद्दौला हार जाता है, और पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी जाती है। ठीक है, जबकि निर्णायक युद्ध कहा जाता है बक्सर को। बक्सर का युद्ध जो है सो 1764 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि ये जो पलासी जो है, पलासी की जो लड़ाई हुई थी, ये किस नदी किनारे हुई थी, भागीरथी नदी, बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि इलाहाबाद की संधि लॉर्ड क्लाइव ने किसके किसके साथ की थी। एक तो सुजाउद्दौला के साथ की थी जो अवध का नवाब था, और उसके अलावा शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था उसके साथ की थी। ठीक है, अच्छा, किसके द्वारा जो है बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई थी, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। और क्या किया था, ये सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर को नवाब बना दिया और लगा वहां से पैसे को खींचने। जब ये इसको ब्रिटिश संसद में जवाब पूछा गया कि बहुत मैंने पैसा तुम लूटा है, तो कितना लूटा, तो कहा कि मैंने जितने जहाज थे उसमें मैं जितना भर कर ला सकता था उतना मैंने लाया है। ठीक है, अच्छा, किसने यह कहा है
कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। लॉर्ड क्लाइव के बारे में, विलियम पीट, ए हेवन बॉर्न जनरल। जनरल अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया? मीर कासिम। मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना, और इसने जो है मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति से किया। मुंगेर में जो है बंदूक की फैक्ट्री की भी स्थापना की। ठीक है, वहीं तोड़दार बंदूक, मैंने तोड़ के गोली भर के चला लीजिए। ठीक है, और मीर कासिम के समय में जो है युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, जिसमें बंगाल का ये था मीर कासिम, अवध का शुजा उद दौला, और दिल्ली से शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना, और इधर जो हेक्टर मुनरो था, और मुनरो ने इन लोगों को हरा दिया, और हराने के बाद समझिए कि पूरा एकदम माने निर्णायक जीत हो गया। इसलिए कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, ये हुई थी शाह आलम द्वितीय और मतलब ब्रिटिशर्स के बीच, कंपनी के बीच। तो इसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई, और ब्रिटिश साम्राज्य को इस दीवानी के बदले कितने लाख रुपया पेंशन देने की घोषणा की गई? 26 लाख। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? पलासी का युद्ध, 23 जून 1757 को, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना लड़ी, छोटी सी सेना, और सिराजुद्दौला था, और उसका धोखाधड़ी वाला सेनापति मीर जाफर और उसका पुत्र मीरर था, और ये भागीरथी नदी के तट पर लड़ी गई। और धोखे से ये मीर जाफर कहा अपने बेटे मीरन को कि तुम जाके कहो कि रॉबर्ट क्लाइव बहुत बड़ी सेना लेकर आया है, युद्ध स्थल से भाग जाने के लिए। तो सिराजुद्दौला पालकी में सवार होकर भाग रहा था, और रास्ते में मीरन ने उसका सर काट दिया, यानी कि बिना लड़े ही धोखे से इस युद्ध को अंग्रेजों ने जीत लिया। ठीक है, और बहुत ज्यादा ये सब वहां से लूटना शुरू कर दिया। अच्छा, बताइएगा कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन मानी जाती है? पलासी का युद्ध। ठीक है, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? 23 जून 1757 को, भागीरथी नदी के तट पर, बंगाल के नादिया जिले में। अच्छा, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? पलासी के युद्ध में। ठीक है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, क्योंकि 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। अच्छा, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। और किसने कहा था? विलियम पीट ने, ए हेवन बॉर्न जनरल। पलासी का युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में। ठीक है, और अभी वर्तमान में नाम उसका पलासी है, और भागीरथी नदी के तट पर है। ठीक है, अच्छा, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। ठीक है, मीर कासिम अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। अब पहले राजधानी कहाँ था? ढाका, और ढाका से मुर्शिदाबाद कौन लाया? मुर्शीद कुली खान। ठीक है, ले गया, और वहां पर उसने, क्योंकि वो चाहता था कि अंग्रेजों के षड्यंत्र से हम दूर रहें, और ले गया मुर्शिदाबाद से मुंगेर, और वहां पर बंदूक की फैक्ट्री को स्थापित किया। नेक्स्ट बताइएगा कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, बक्सर का युद्ध था। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, देखिए जब ये बक्सर का युद्ध जब होता है ना, तो उस समय मीर कासिम बंगाल का नवाब नहीं था। नवाब होते हुए लड़ेगा कैसे? चूंकि अंग्रेजों के आधिपत्य में न बंगाल था। तो बक्सर की लड़ाई के समय अगर ये प्रश्न पूछे कि बंगाल का नवाब कौन था, तो क्या मारिएगा? मीर जाफर। आप विद्रोह कीजिएगा तो आपको राजा कोई रहने देगा? नहीं। तो बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। ठीक है, और बक्सर के युद्ध के समय ये मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद दौला, और दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना, और इधर से हेक्टर मुनरो था, और इसमें हार गया लोग। अच्छा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? बक्सर का युद्ध। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है बक्सर का ही युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय का उपनाम अली गौहर भी है। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? अभी मीर जाफर, चूंकि तो विद्रोही था ना मीर कासिम। अच्छा,
ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किसने की थी? शाह आलम द्वितीय अली गौहर ने 17 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की दूसरी संधि के द्वारा 26 लाख पेंशन भी मिलेगा और निजामत के रूप में 53 लाख भी अंग्रेज देंगे उनको, और बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी इनको मिल जाएगी। आगे देखिए क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था और शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन जो है दुखी से ही कटा और 1788 में इनको अंधा कर दिया गया और 1803 में इन्हीं के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया? शाह आलम द्वितीय अली गौहर 1803। ठीक है, उसके बाद इनका उत्तराधिकारी ये अकबर द्वितीय होता है। उसके बाद बहादुर शाह जफर होते हैं, तो भी 1857 की क्रांति में हार जाते हैं और उनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। ठीक है, और यही अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राममोहन राय ब्रिस्टल इंग्लैंड गए थे, लेकिन पेंशन राशि बढ़ नहीं पाई थी और अकबर द्वितीय ने ही राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? मुगल सम्राट ने। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 12 अगस्त 1765। अच्छा बताइएगा कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? हाँ, लॉर्ड क्लाइव, बिल्कुल सही है। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? राजा खान को। इलाहाबाद की जब द्वितीय संधि होती है अगस्त 1765 में, तो भगोड़े सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया। ठीक है, और 12 अगस्त को फरमान जारी किया गया कि बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी मिल गया है हमको, अब 26 लाख रुपए पेंशन देंगे आपको और साथ ही 53 लाख रुपया निजामत के लिए देंगे। ठीक है, देखिए निजामत का मतलब समझते हैं, प्रशासकीय क्षेत्र हो गया। दीवानी तो ले रहे हैं, टैक्स तो वसूलबे करेंगे, साथ ही निजामत भी वसूल करेंगे ना, पुलिसिया अधिकार भी हमको चाहिए ना। अच्छा, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? खासी। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद 1765 में सिलहट आए थे, असम साइड में था, और खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु, सिंह का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ आते थे। और खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति के लिए किया जाता था। कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी इस चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे खासी जनजाति के संपर्क में आए। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1765 में जब दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, तो सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी। और ये सब मेघालय साइड में है। वर्तमान में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय साइड में। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत से लड़े गए युद्धों में सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले होगा अंबर का युद्ध 1749 में, उसके बाद होता है अमांडीवास का युद्ध 1760 में, तब होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, देखिए वांडीवास का युद्ध में जो है फ्रांसीसियों को बुरी तरह अंग्रेजों ने हरा दिया और उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था और लाली की सेना को उसने हराया था। और प्लासी में तो जानिए रहे हैं कौन हारा था? सिराजुद्दौला मारा भी गया था। और बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, इसमें भी संयुक्त सेना हार गई थी। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ? काउंट लाली। हराया कौन? आयरकुट। ठीक है, तो यहां से इस चीज को याद रखना है कि वांडीवास की लड़ाई कब हुई? 1760 में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो आयरकुट ने किया और काउंट लाली फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। उसके पहले 1759 में बेदरा का युद्ध हो गया था, जिसमें डच बुरी तरह अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। और 1764 में बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में संयुक्त सेना हारी थी, जिसमें नवाब थे नवाब थे शुजा-उद-दौला अवध के, बंगाल का मीर कासिम और दिल्ली का शाह आलम द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि वांडीवास का युद्ध 1760 में किनके बीच हुआ? ब्रिटिश एवं फ्रेंच के बीच, और फ्रांसीसी बुरी तरह हार गए। ब्रिटिश का नेतृत्व हेक्टर आयरकुट ने किया था। आयरकुट ने किया था
वांडीवास की लड़ाई में और फ्रांसीसी काउंट लाली हार गया था। तो यहाँ से बार बार फंसता है कि किसमें आयरकूट है और किसमें हेक्टर मुनरो है। तो बक्सर में मुनरो है, बक्सर में मुनरो और वांडीवास में आयरकूट। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया। अच्छा बताइएगा कि किसने भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया? खूब ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन है मराठा, मुगल, राजपूत और सिख। किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा, मुगल, राजपूत और सिख। मराठा होंगे। भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध मराठाओं द्वारा किया गया और 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी और उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, हार गए और सालाबाई की संधि करनी पड़ी, तब जाके युद्ध बंद हुआ। और बेलेजली ने 1802 में अपने सहायक संधि का जाल पेशवा को बांध लिया और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठाओं की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश व्यवस्था को समापित किया। ये सिंधिया, गायकवाड़, ये सब जो लोग हैं ना, होलकर वगैरह, ये सभी मराठा संघ में मतलब गुट था इन लोगों का। तो इन लोगों के गुट को तोड़ दिया अंग्रेजों ने। हाँ, नहीं तो सिंधिया कम शक्तिशाली है लोग, वहीं जो मुख्यमंत्री बनता है लोग। हाँ हाँ, नाम सुने हैं ना। ये सब कौन है लोग? सब मराठा सरदार है लोग। जीवाजी राव, कौन राव, ये सब सुने हैं ना। होलकर, गायकवाड़, सब क्या है लोग? सब मराठा सरदार है लोग। ये लोग यही ने कहा था लॉर्ड कैनिंग, कौन था 1857 के क्रांति के समय? लॉर्ड कैनिंग। क्या कहा था कि अगर सिंधिया अगर हिंदुस्तानियों का साथ दे दिया रहता तो आज रात ही हम लोगों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ता। समझ गए? सब मराठा सरदार है, इन लोग के गुटों को तोड़ दिया सिंधिया, गायकवाड़, होलकर। समझे? इस तरह ये सब था। ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ठीक है, और इसको ध्यान से काफी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा के.एम. पनिकर ने कहा है, इतिहासकार हैं, कि 1765 से लेकर 1772 तक की कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। बक्सर के युद्ध के बाद पूरा कंट्रोल हाथ में आ गया। कहां से? पूरा दिल्ली से लेकर यहाँ तक आ गया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लोगों ने खूब शोषण किया। तो 1765 से लेकर 72 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। जितना लूटना है लूट लो। समझे ना? तो एक प्रश्न और काफी यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि ये इलाहाबाद की संधि या बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजी कंपनी किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आई? तो खासी। ध्यान से इसको काफी पढ़ना पड़ेगा और बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, छूट जाता है। और स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था लॉर्ड क्लाइव को विलियम पिट ने। बताइए, जीत गया छोटी सी सेना लेकर, माने 1000 10,000 की सेना लेकर आई। इतना बड़ा सेना सिराजुद्दौला के पास था, लेकिन धोखाधड़ी कर दिया मिर्जाफर। अब जाके लड़कवा कहा मिरन उनका कि बाप रे बाप, इतना बड़का सेना लेकर आया है लॉर्ड क्लाइव कि हम लोग टिक नहीं पाएंगे। मेरा पिताजी कैसे हूँ रोके हैं, आप भागिए। अभी पालकी में सवार होकर निकले तो 4-5 गो सेना होगा। पहले मिरन रास्ते में रोककर उनका सर काट दिए, नहीं तो सिनेरियो कुछ और होता। और यहाँ जानबूझकर ये जेड हालवेल द्वारा ये घटना को रचा गया था, ब्लैक होल ट्रेजेडी, कि इससे अंग्रेजों के मन में ये चीज हो कि भाई 146 आदमी कोई जिंदा मने घुट-घुट कर मार डाला। हाँ, समझे? यही सब कहानी है। अंग्रेजों ने बहुत चाल चला है और यहाँ यही देशवासी में ही धोखेबाज थे जिसके कारण गुलाम हुआ। तो इस प्रकार ये हमारा सीरीज कंप्लीट हुआ। थैंक यू।